नमस्कार। देखिए, लास्ट टर्म पर जो चैप्टर हमारा चल रहा था मेटलर्जी, उसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर के जितने भी टाइप्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि किन किन तरह से हम अपने ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटलर्जी में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। आज हम उसका सेकंड स्टेप ले रहे हैं। पहले सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कि जब आपने ओर को कंसंट्रेट कर लिया है तो अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, यानी आपको अपने जो ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, तो ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। देखिए, एक ये बात आती है कि ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे तो उससे आपको मेटल को गेन करना आसान हो जाएगा। मीन्स यू कैन से कि जब आपका ओर जो है ऑक्साइड होगा तब उसका रिडक्शन आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई मेटल ऑक्साइड होगा तो आप उसमें से ऑक्सीजन आसानी से अलग कर सकते हैं और आपको मेटल मिल जाएगी। ठीक, तो हमारा ये स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। तो देखिए, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसका पहला तरीका होता है रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर के साथ की जाती है। इस रोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो सल्फाइड ओर होता है उसको एक्सिस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। तो एक्सिस ऑफ एयर में हीट करने से क्या होता है कि जब आप उसको एयर की एक्सिस देते हैं तो सल्फर कन्वर्ट इनटू द सल्फर ऑक्साइड। वी नो दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वोलेटाइल ऑक्साइड, है ना, एंड वो एस्केप कर जाता है, रिमूव कर जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि लेड सल्फाइड को लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है, क्यूप्रस सल्फाइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर एस्केप कर जाती है। जो ऊपर की तरफ एरो लग रहा है वो एक गैस का एरो होता है। मींस दीज ऑक्साइड्स आर वॉलेटाइल, है ना, ये वॉलेटाइल ऑक्साइड हैं जो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग के बारे में आपने जान लिया कि जनरली सल्फाइड ओर के साथ इसको किया जाता है, जो इसमें जो है एक्सिस ऑफ एयर हमारी जो है पास की जाती है। ठीक, अब हम दूसरी जानते हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है कैल्सिनेशन, है ना। तो कैल्सिनेशन जो जनरली किया जाता है वो या तो कार्बोनेट्स ओर के साथ किया जाता है या हाइड्रोक्साइड ओर के साथ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप कैल्सिनेशन करते हैं ओर का तो यहाँ पर आपको एक्सेस ऑफ एयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप एयर की एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई एयर में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको कार्बोनेट ओर को जब आप हीट करते हैं तो वो जो होता है अपने ऑक्साइड में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब आप देख रहे हैं कार्बोनेट में तो पहले से ही ऑक्सीजन होती है ना, तो उसको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है नहीं आपको देने के लिए। सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं होती है, सल्फाइड आयन इज SO2 नेगेटिव, बट कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव। तो इट मीन्स कार्बोनेट आयन कंटेन ऑक्सीजन ऑलरेडी, है ना। कार्बोनेट तो ऑक्सीजन पहले से ही रखता है ना, तो उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। लेकिन सल्फाइड ऑक्सीजन नहीं रखता था, तो इसलिए रोस्टिंग में हमको एक्सेस ऑफ एयर की जरूरत थी। लेकिन कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन तो पहले से ही ऑक्सीजन रखता है, उसको आप ऑक्सीजन नहीं देंगे, उसको नीड ही नहीं ऑक्सीजन देने की। तो जब आप कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और उसका ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, जब आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट अप करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है और वाटर वहाँ से आप देख रहे हैं रिमूव हो जाता है। वाटर भी अपने वोलेटाइल फॉर्म में, है ना, वाटर भी इजीली वोलेटाइल है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब कई एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर आपको आयरन की मेटलर्जी ध्यान में हो तो आयरन का जो ओर होता है वो हेमेटाइट होता है Fe2O3, है ना। तो वहाँ पर भी हम जो है कैल्सिनेशन को करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि जब आयरन का ओर ऑलरेडी ऑक्साइड है तो हमको वहाँ कैल्सिनेशन की नीड क्या है ना। तो देखिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का पर्पस ओर को ऑक्साइड में बदलना तो है ही, साथ में इसका एक मकसद और होता है कि जो भी ओर के अंदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको रिमूव करना।
तो वहाँ पर कैल्सिनेशन करने का जो मकसद होता है वो ओर को ऑक्साइड में बदलना नहीं होता है, बिकॉज ओर तो वहाँ पहले से ही ऑक्साइड में है। आयरन का जो ओर होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट बोथ आर द ऑक्साइड इन नेचर, है ना। तो वहाँ पर जो हमारा मकसद होता है वो उनका जो इम्प्रिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वॉलेटाइल इम्प्रिटीज, उनको रिमूव करने के लिए वहाँ पर कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका एक मकसद तो हमारा ये आ गया सीधा सीधा कि जो हमारे ओर हैं उनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करके लाएं। ओर का नेचर कुछ भी है, ओर हमारा सल्फाइड है, ओर हमारा हाइड्रोक्साइड है, ओर हमारा कार्बोनेट है, लेकिन हमको लाना किस में है? ऑक्साइड में लाना है। ऑक्साइड में क्यों लाना है? मैंने आपको भी बताया कि जब आप ऑक्साइड में ले आएंगे तब उसका रिडक्शन आसान हो पाएगा। अगर आप सीधे कार्बोनेट से रिडक्शन करना चाहेंगे नहीं होगा आसानी से, सीधे सल्फाइड को रिडक्शन करना चाहेंगे नहीं होगा आसानी से। ठीक है, इसकी वजह भी होती है, पूरा मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा पूरा, है ना, क्या प्रोसेस क्यों ऐसा होता है कि सल्फाइड और कार्बोनेट हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। ठीक है, वो उसमें अब मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसमें चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो ये सारी बातें फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि ओर को ऑक्साइड में लाने का जो मकसद है वो हमारा इस जो है इसलिए है कि हम उसका रिडक्शन आसानी से कर सकें। ठीक है, अब बात आती है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कहाँ किया जाता है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल टाइप की फर्नेस होती है? यस, तो इसके लिए एक स्पेशल फर्नेस होती है, वो हमारी कहलाती है रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये आप देखिए फिगर में देख सकते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों इसी प्रोसेस, इसी फर्नेस में की जाती हैं। ठीक है, इसमें हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर की लिमिटेड सप्लाई भी कर सकते हैं और एयर की एक्सेस भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन फर्नेस होती है जिसका नाम होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, तो यानी अब आपका जो ओर है, पहले आपने ओर को कंसंट्रेट किया, और आपका कंसंट्रेट भी हो चुका है, और ओर जो है आपका ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो चुका है। यानी आप मेटलर्जी में 2 स्टेप कर चुके हैं कंप्लीट, कि आपने ओर को कंसंट्रेट किया, ठीक, उसके बाद आपने जो है ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ठीक, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है, क्या होता है थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप होता है हमारा जो ओर आ गया है ऑक्साइड में उसको रिड्यूस करना, उसका रिडक्शन करना। देखिए, जब ओर जैसे ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ZnO है ना, जब उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी तभी तो आपको Zn मिलेगा ना, तभी तो जिंक मिलेगा। जब Al2O3 है, जब उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा तभी तो Al मिलेगा आपको, है ना। या मर्क्यूरिक ऑक्साइड है HgO, जब उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा तब आपको Hg मिलेगा, मरकरी मिलेगा। तो मीन्स कि अब हमारा जो स्टेप, थर्ड स्टेप आ जाता है वो कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्साइड में से, किसी मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड को रिमूव कर देना और केवल एक मेटल को गेन करना, है ना। तो अब हम ये जानेंगे कि किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला एक तरीका हमारा जो होता है वो होता है कि एक जो है आप हीट करके रिडक्शन आप कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड का। हीट करके, हीट करने में क्या, जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि जब उनको हीट किया जाता है तो उनमें से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मरकरी का जो ऑक्साइड होता है HgO, अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और मरकरी मिल जाएगा आपको, मरकरी मेटल मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि केवल हीट करने पर ऐसा हो जाएगा, आपको कोई स्पेशल केमिकल वहाँ पर और प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हीट अप करेंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ मेटल्स, यानी मेटल पे डिपेंड करेगा, मेटल का किस मेटल का ऑक्साइड है, तो आपका जो रिडक्शन वाली प्रोसेस होगी वो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर ये मेटल ऑक्साइड है किस मेटल का, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिडक्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस मेथड से हम रिडक्शन करें। कि वो सिर्फ हीट से हो सकता है, देखिए एक मेथड आपका हुआ कि केवल हीट करके आप मेटल का रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिडक्शन में आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कार्बन यूज़ कर सकते हैं, कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। कोई आप मेटल यूज़ कर सकते हैं, एक मेटल ऑक्साइड के लिए दूसरी मेटल, है ना, जो उससे ज़्यादा एक्टिव हो। एक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी है ना आपने, है ना। तो एक मेटल भी मेटल ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है। ठीक, तो केमिकल रिडक्शन में कौन कौन आ गया? कार्बन आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई, एक मेटल आ गई, और एक और है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अभी आप एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे जब हम केमिकल की बात करते हैं, जैसे मैंने कार्बन की बात करी रिड्यूसिंग एजेंट में, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी रिड्यूसिंग एजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है।
ना। कार्बन की तो मैंने बात की, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मैंने बात की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए वो कंपाउंड, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी वो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम अपनी जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, इस बात को जान लीजिएगा कि वो केमिकल्स कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में बैठा होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +4 में बैठा होता है, और कार्बन के लिए +4 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए कार्बन कभी उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जब कार्बन +4 से ऊपर जा ही नहीं सकता तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कैसे करेगा? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक शर्त होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट को खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो खुद ही बिल्कुल ऊपर बैठा है। अब आप बताइए, आपने बिल्कुल अपने घर के बिल्कुल छत पर बैठे हैं, आपसे कहा जाए कि और एक ऊपर मंजिल चले जाइए, कैसे जाएंगे? आप तो कहेंगे हम तो ऑलरेडी बिल्कुल टॉप पर हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। क्यों? वो तो पहले से ही +4 में बैठा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज इन +2 ऑक्सीजन स्टेट, इट कैन ऑक्सीडाइज, यानी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, इट मीन्स इट कैन वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन जो है, कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कार्बन में क्या होती है? 0 होती है। किसी भी एलिमेंट की अपने ही फॉर्म में जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 0 होती है। जैसे कार्बन में 0, तो 0 से बढ़ा सकता है वो, यानी अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा। ठीक। हाइड्रोजन में देखिएगा, हाइड्रोजन में H2 जो होती है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 0, और हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा के कितना कर सकता है? +1। ठीक है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कब हम किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमारी जो है क्लियर हो गई आपको। इसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि हम जो है किसके अलावा जो अन्य एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी बात आई, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज वाली बात बताई कि उसमें भी हम दूसरे एलिमेंट को लेकर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, अदर मेटल हो गई। ठीक, इसके अलावा एक मेथड हमारा और होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी एक तो हीट करके हो गया, एक केमिकल रिडक्शन हो गया, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम कैसे करते हैं और किन मेटल्स के साथ करते हैं? अब जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम मेटल है, जब आपने एल्युमिनियम की मेटलर्जी अगर आपको ध्यान में आ रही हो, तो एल्युमिनियम में जो हम रिडक्शन करते थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते थे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की पहली बात तो हम ये जान लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किन मेटल्स के साथ किया जाएगा। अब जैसे देखिए एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमको क्यों करना पड़ता है, इनके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ नहीं कर लेते हैं? तो देखिए जानिए ज़रा, अगर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम को देखिए, ये खुद बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। ये तो खुद ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, इन पर रिड्यूसिंग एजेंट काम ही नहीं करेगा। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन को लेकर आएंगे तो इनके लिए रिडक्शन करेंगे ही नहीं वो, है ना, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये तो खुद बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, हम इनका रिडक्शन कैसे करें? तो फिर हमको क्या करना पड़ता है कि फिर अब यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे फेल हो गए, वो मना कर देंगे करने से, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर हम एक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, एक डीसी सप्लाई हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, इसको पावर देंगे, डीसी पावर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहलाएगा फिर, है ना। उस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमारा क्या होगा, कैथोड पर हमको जो है मेटल मिल जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमने सोडियम के इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम को इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से गेन किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेटल को, ऑक्साइड को रिडक्शन के मेथड्स हो गए। क्या क्या मेथड हो गए? एक डायरेक्ट हीट करके, एक आप किसी केमिकल रिडक्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं, एक आप जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको मेटल मिलती है वो मेटल आपकी कैसी होती है, प्योर होती है क्या? नहीं, वो मेटल आपकी क्रूड होती है। क्रूड मीन्स इम्प्योर होती है। मेटल तो आपको मिल गई है, लेकिन अभी जो आपको मेटल मिली है वो मेटल प्योर नहीं है, वो मेटल इम्प्योर है। ठीक है, तो फिर मेटलर्जी में लास्ट स्टेप एक और आता है
वो रह जाता है मेटल जो आपको मिली है क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन। ठीक, इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है वो उसमें सेकंड स्टेप आ गया उसका, यानी जो हमारा ओर है, कंसनट्रेट ओर को उसके ऑक्साइड में बदलना, और ऑक्साइड ओर को, है ना, क्रूड मेटल में बदलना। ये दो स्टेप मैंने आज आपको बताए हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।